नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि स्टैटिक जीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे स्टैटिक जीके जीएस की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम आप लोग पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आए दिनों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और यहाँ से पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। तो हम लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और इसी क्लास में इसको साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे, तो आप लोग रिवीजन का भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे अधिनियम पारित होने की केवल बात कर रहा है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जिसे आप लोग नरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेगा। अब तो नाम मनरेगा हो गया है। अभी पूरी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, अब नरेगा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो केवल पूछ रहा है कि अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। कब? 2005 में पारित हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे यहाँ पे नरेगा के बारे में कुछ चीज देख लेते हैं। नरेगा के बारे में अगर आपसे पूछे कि नरेगा लागू कब हुआ था, नरेगा के बारे में अगर आपसे पूछे कि नरेगा लागू कब हुआ था, तब आप लोग क्या बताएंगे कि नरेगा भारत में लागू हुआ था 2 फरवरी। नरेगा भारत में कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था भारत में। अब अगर आपसे पूछे कि नरेगा से नाम बदल करके मनरेगा कब हो गया था, मनरेगा कब हो गया, तो इसका नरेगा से नाम बदल के मनरेगा 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, इसीलिए गांधी जी के नाम पे इसका नाम बदल करके नरेगा से मनरेगा हो गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये 3 डेट याद रखना है, 2005 और 2006 और 2009 आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से यही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, नरेगा योजना के तहत भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग रोजगार के बारे में लिखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो रोजगार तो इसमें 100 दिन का दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का इसके तहत इसके द्वारा रोजगार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नरेगा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है नरेगा का। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहले अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पारित हुआ था, तो अधिनियम पारित होने की बात करें तो 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ था। नरेगा, अगर आपसे पूछे भारत में नरेगा लागू कब हुआ था, अधिनियम पारित होना अलग बात होती है, लेकिन लागू कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 2 फरवरी 2006 को भारत में नरेगा लागू हुआ था। उसके बाद नरेगा से नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से हो गया मनरेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कितने दिन का रोजगार इसके तहत दिया जाता है, तो 100 दिन का इसके तहत रोजगार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नरेगा अधिनियम, नरेगा को संचालन करने वाली संस्था का नाम, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है और ये जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी अप्रवाही झील कौन सी है। तो उड़ीसा की जो सबसे बड़ी अप्रवाही झील है उसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पूछा जाता है ये किस झील का उदाहरण है, तो आप लोग बताएंगे कि ये एक लैगून झील का उदाहरण है। कैसे झील का उदाहरण है? लैगून झील का। अगर आपसे पूछे चिल्का झील के बारे में, तो चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चिल्का झील के बारे में बात करेंगे तो ये भारत की पहली रामसर साइट है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो चिल्का झील को पहली रामसर साइट भारत की घोषित किया था। तो ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ से चिल्का झील से याद रखेंगे। ये स्थित कहाँ पे है चिल्का झील? उड़ीसा। यहाँ पे देखिए उड़ीसा यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। कुछ झीलों के बारे में हमारे एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे
अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूरा लिखिए। अगर आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब अगर आपसे पूछ ले, लोनार झील हो गया महाराष्ट्र में स्थित है, बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है, जहां से नमक बनाए जाते हैं, सांभर झील, अगर आपसे पूछे सांभर झील कहाँ पे स्थित है, तो भारत के राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में सांभर झील स्थित है। इस झील से नमक बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वूलर झील कहाँ पे स्थित है, वूलर झील कहाँ पे स्थित है, तो वूलर झील के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और ये भारत की वूलर झील जो है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है? ये मीठे पानी की झील है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा की सबसे बड़ी अप्रवाही झील कौन सी है, तो उड़ीसा की जो सबसे बड़ी अप्रवाही झील है वो चिल्का झील हो जाएगा। अब चिल्का झील के बारे में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये कैसे झील का उदाहरण है, तो चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील जो है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। उसके अलावा कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे, जैसे लोनार झील पूछे कहां पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा सांभर झील कहां पे है, तो राजस्थान में स्थित है। उसके अलावा अगर पूछ ले आपसे कि वूलर झील बताइए कहां पे है, तो वूलर झील आप लोग कहां बताएंगे? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पे? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो झीलों से इतनी प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो हमने आपको बताया, और जो और भी आने वाले प्रश्न रहेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदू एंड मुस्लिम विशिष्टता को प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। देखिए, ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो हिंदू की भी विशिष्टता देता हो और मुस्लिम धर्म की भी विशेषता देता हो। तो देखिए, इस शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक। ठीक, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जहां पे मुगल लोग भी रह चुके हैं और राजवाड़े लोग भी रह चुके हैं। तो ये इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा कौन सा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की विशिष्टता दिखाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कथक। अब कुछ चीजें के बारे में देख लेते हैं कथक के बारे में। अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप लोग बताएंगे कि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत नहीं देगा तो आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी मिल सकता है, उत्तर प्रदेश का भी ये शास्त्रीय नृत्य मिल सकता है ऑप्शन में। उसके अलावा ये अगर आपसे पूछे कि ये किस घराने से उद्गम हुआ है, तो इसका उद्गम के बारे में बात करें कि इसका उद्गम के बारे में बात करें, कथक का उद्गम किस घराने से हुआ है, तो ये दो घराने आप लोग, एक तो लखनऊ घराना एंड जयपुर घराना से इसका उद्गम माना जाता है। कहां से? लखनऊ घराना और जयपुर घराना से इसका उद्गम माना जाता है। कई बार तो शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित घरानों के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पे स्थित है, 2 पॉइंट और यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पे? लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहां पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कथक के कुछ फेमस कलाकार के नाम बताइए, कथक के फेमस के कलाकार, तो 3 कलाकारों का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो बिरजू महाराज जो बहुत ज्यादा फेमस है और कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, बिरजू महाराज। उसके अलावा कथक के ही फेमस कलाकार है लच्छू महाराज। उसके अलावा अगर आप लोग ध्यान रखेंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, उसके अलावा शंभू महाराज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी किसके फेमस कलाकार हैं? ये सभी कथक के फेमस कलाकार हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को। अगर आपसे पूछे कि हिंदू एंड मुस्लिम विशिष्टता के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की विशेषता को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अब बात करते हैं ये कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन में ना रहे तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ है, तो लखनऊ और जयपुर घराना से इसका उद्गम माना गया। लखनऊ और जयपुर घराना से इसका उद्गम माना गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके फेमस कलाकार बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये तीनों इसके फेमस कलाकार हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी बिरजू महाराज का हाल ही में मृत्यु भी हो गया है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इसका
पीडीएफ आपको अगर पाना है तो पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल, कई बार बेगम हजरत महल के बारे में पूछा गया है, किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये सिपाही विद्रोह से संबंधित है। 1857 के जो भारत का पहला सिपाही विद्रोह था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिपाही विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से? सिपाही विद्रोह से संबंधित है। 1857 में हुआ था, भारत का ये पहला सिपाही विद्रोह था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 1857। ठीक, अब बात कर लेते हैं बेगम हजरत महल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में ये कहां से नेतृत्व की थी? 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व कहां से दिया था अपना? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इन्होंने कहां से नेतृत्व दिया था। तो ये अपना नेतृत्व दी थी लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से इन्होंने अपना नेतृत्व दिया था 1857 की क्रांति में। ये वहां पे लड़ी थी लखनऊ से। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो 1857 की जो क्रांति थी, इसमें सर्वप्रथम बलिदान अपना किसने दिया था? सर्वप्रथम अगर आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति सर्वप्रथम बलिदान अपना किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान अपना मंगल पांडे ने दिया था। किसने? मंगल पांडे ने दिया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या है, पूछा जाता है किसके तात्कालीन कारण क्या था, यानी कि किस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका तात्कालीन कारण ये था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था बंदूकों में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चर्बी युक्त कारतूस का क्या किया जा रहा था, यहाँ पे कारतूस का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में 1857 की क्रांति की आग भड़की, जोरों शोरों से भड़की। वैसे तो कारण बहुत सारे थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि तत्कालीन कारण कौन सा था, तो चर्बी युक्त कारतूस बताएंगे आप लोग। चर्बी युक्त कारतूस की वजह से वो हुआ था। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो इस समय भारत में कैनिंग गवर्नर जनरल था। कौन? कैनिंग के समय हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार और प्रश्न पर इसका रिवीजन कर लेते हैं। बेगम हजरत महल भारत की किस विद्रोह से संबंधित थी? तो 1857 की जो सिपाही विद्रोह है इससे संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि इसमें सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था 1857 क्रांति में, तो मंगल पांडे ने इस पे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस यहाँ पे इसका तात्कालीन कारण था। अगर आपसे पूछे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कहां से की थी, तो ये लखनऊ से इसका नेतृत्व की थी। कहां से? लखनऊ से नेतृत्व की थी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सौरभ गांगुली कौन है? एक क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर है। अब कुछ क्रिकेटरों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्मृति मंधाना के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक महिला, भारत की एक महिला, जाबाज भारत की महिला क्रिकेटर हैं। तो स्मृति मंधाना के बारे में आप लोग बताएंगे कि ये किस देश, कहाँ की निवासी हैं, यानी कि किस राज्य की रहने वाली हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किस देश की निवासी हैं? तो ये निवासी हैं महाराष्ट्र की। स्मृति मंधाना कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की रहने वाली, महाराष्ट्र की हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जो थर्ड अंपायर का शिकार हुआ था? थर्ड अंपायर का शिकार हुआ था भारत का, ऐसा कौन सा क्रिकेटर था जो थर्ड अंपायर का शिकार हुआ था? ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? तो सचिन तेंदुलकर सबसे पहले थर्ड अंपायर के शिकार हुए थे। कौन? सचिन तेंदुलकर सबसे पहले थर्ड अंपायर के शिकार हुए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिन्हें भारत का ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिन्हें लिटिल मास्टर कहा जाता है? ठीक, तो उस क्रिकेटर का नाम क्या है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना क्रिकेटरों के बारे में प्रश्न है। तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है,
तो इस पुस्तक के लेखक है सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली एक क्रिकेटर हैं, लेकिन आप लोग इससे ये नहीं समझेंगे कि ये राइटर हैं। तो सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेटर है, आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे स्मृति मंधाना कहाँ की हैं, तो वो महाराष्ट्र की एक निवासी हैं, क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर है। उसके अलावा थर्ड एम्पायर का सर्वप्रथम शिकार कौन सा खिलाड़ी हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया। सचिन तेंदुलकर सबसे पहले थर्ड एम्पायर के शिकार हुए हैं। और लिटिल गावस्कर किस क्रिकेटर को कहा जाता है, तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल है, तो कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो है आपका 3 स्तरीय प्रणाली जो संबंधित किससे है, तो सबसे पहले यही आप लोग बताएंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ये संबंधित किस चीज से है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ये संबंधित किससे है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पंचायती राज से संबंधित पूरी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले यही आप लोग बताएंगे कि त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन शामिल है। तो इसमें तीन स्तरीय प्रणाली है, यानी कि 3 चीज शामिल होंगे। तो ये जो पंचायती राज की व्यवस्था की बात की गई है वो 3 स्तर पे की गई है। कौन कौन से स्तर, एक तो जिला स्तर पे बात की गई थी, यही है आपका इस प्रश्न का जवाब, जिला स्तर पे बात की गई थी। दूसरा आपका पंचायत समिति थी। दूसरा आपका कौन सा, पंचायत समिति जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और तीसरा बात की गई थी ग्राम स्तर पे, ग्राम स्तर पे पंचायती राज की बात की गई थी। ठीक, तो ये इसका 3 स्तर है, पंचायत स्तर, ग्राम स्तर और फिर जिला स्तर, ये 3 इसके स्तर हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो पंचायती राज के बारे में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लागू कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कब हुआ था, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में लागू कब हुआ था। तो 1959 से सबसे पहले लागू हुआ था, 1959 से। और भारत के कौन से राज्य से, तो राजस्थान के नागौर से। कहां से, राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं बचा है। अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए भारत में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो इसके लिए कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था शामिल करने के लिए, तो इसके लिए शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1992 में। कब, 1992 में ये किया गया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज से संबंधित विषय, पंचायती राज में विषय कितने दिए गए हैं, और अनुसूची अगर आपसे पूछे पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 11। अगर आपसे पूछे कि इसमें कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं, 29 विषय कार्य करने के लिए दिए गए हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन शामिल है, तो त्रिस्तरीय प्रणाली में जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था है, पर पंचायत शामिल है, और ग्राम स्तर पे बात की गई है 3 स्तर पे। तो ये तीनों स्तर है जो इस प्रश्न का जवाब है। अगर आपसे पूछे कि त्रिस्तरीय प्रणाली संबंधित किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, तो 1959 में लागू हुआ था। और राजस्थान का एक जगह है नागौर, वहां से लागू हुआ था सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज से संबंधित भारत में कौन सा संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और ये पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 इसके तहत संविधान में जोड़ा गया था, और अनुसूची 11 में काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिए थे, तो सार्वभौमिक मताधिकार देने की बात करें तो यहाँ पे इसका जवाब नोट करेंगे कि न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार दिए थे। कौन से देश ने, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार दिए थे। ठीक, अब मताधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मताधिकार के संबंधित अगर आपसे पूछे कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है, तो भारत की मताधिकार की न्यूनतम आयु पहले थी 21 वर्ष। पहले यहाँ पे स्पष्ट लिखिए, न्यूनतम आयु पहले कितनी थी, पहले थी 21 वर्ष। कितनी थी, 21 वर्ष मताधिकार करने की आयु थी। अब वर्तमान समय में भारत में मताधिकार करने की आयु कितनी हो गई है, अब 18 वर्ष हो गई। कितनी, 18 वर्ष। अब 21 वर्ष से
18 वर्ष आया कैसे? तो इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। कब? 1989 में। इसके तहत संविधान वोट डालने की जो उम्र है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, 61वां संविधान संशोधन। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे यहीं पे यही प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार देने वाला कौन सा देश था? सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार किसने दिया था? महिलाओं को मताधिकार का अधिकार किसने दिया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार देने वाला देश भी कौन सा है? कौन सा देश अधिकार दिया था सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को? कौन सा देश दिया था? तो ये भी सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही किया था। किसने? न्यूजीलैंड ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। तो सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें तो न्यूजीलैंड ने दिया था। किसने? न्यूजीलैंड ने। और भारत में मताधिकार करने की न्यूनतम आयु पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये की गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अब बात करते हैं सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार किसने दिया? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था। भारत महिलाओं को मताधिकार करने का अधिकार 1926 में दिया था। ये छोटा सा लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि भारत महिलाओं को मताधिकार कब दिया था तो 1926 में दिया था। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन, अगला प्रश्न देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ से भी क्रिकेट से संबंधित ये भी प्रश्न है। वैसे तो पुस्तक से संबंधित है, लेकिन यहाँ से संबंधित क्रिकेट से संबंधित प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कौन है? तो इसके लेखक है कपिल देव। कौन है? कपिल देव। कपिल देव हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अभी भी हैं। ये बहुत पुराने क्रिकेटर हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। भारत पहली बार जब विश्व कप जीता था, अगर आपसे पूछे कि भारत अपनी पहली विश्व कप कब जीता था, तो भारत पहली विश्व कप अपना 1983 में जीता था। कब जीता था भारत अपनी पहली विश्व कप? 1983 में। अब इसके कप्तान कौन थे? पहले विश्व कप जीता था। और अगर आपसे पूछे कि इसके कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे कौन? कपिल देव। कौन थे कप्तान? कपिल देव थे। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत किस देश को हराया था पहला विश्व कप, तो भारत पहला विश्व कप किस देश को हरा कर जीता था? तो ये हराया था वेस्ट इंडीज को। किसको? वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए। भारत 2 आज तक विश्व कप जीत चुका है। और सेकंड नंबर का विश्व कप किसके कप्तानी में जीता था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत सेकंड नंबर का विश्व कप, इसमें सेकंड विश्व कप में कप्तान कौन थे भारत में? तो सेकंड विश्व कप में कप्तान भारत में कौन थे? तो इसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। और भारत सेकंड विश्व कप कब जीता था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जीता था 2011 में। कब? भारत अपना सेकंड विश्व कप 2011 में जीता था। और कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगर आपसे पूछे कि इसमें किस देश को हराया गया था भारत के द्वारा, भारत किस देश को हराया था, तो ये हराया था श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व कप भारत 2 बार जीत चुका है। तो देख लीजिए एक बार फिर से कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। कौन है? कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी कप्तानी में भारत पहला विश्व कप अपना जीता था 1983 में। और इसमें कप्तान थे कपिल देव। और किस देश को हराया था? तो वेस्ट इंडीज को हरा करके भारत विश्व कप जीता था पहली बार। अगर आपसे पूछे कि सेकंड टाइम भारत विश्व कप 2011 में जीता था। और इसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी इसमें कप्तान थे। और किस देश को हरा करके भारत विश्व कप जीता था सेकंड टाइम? तो श्रीलंका को हरा करके जीता था। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, और जियोग्राफी से प्रश्न है, और ये यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की समुद्री सीमा ना, तो राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे गुजरात की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य का है, सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार आपको बताया भी गया है, गोवा का सबसे छोटा समुद्री सीमा है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा समुद्री सीमा किसका है,
विश्व में सबसे बड़ा समुद्री सीमा किसका है? तो कनाडा के पास है। कनाडा के पास है सबसे बड़ा, कनाडा के पास है सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश है, सबसे ज्यादा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कनाडा के पास है सबसे बड़ा समुद्री सीमा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि भारत के कुल कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 9 राज्यों के पास। आइए चलिए सबका नाम हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग को बताया गुजरात के पास सबसे बड़ा समुद्री सीमा है, उसके नीचे आप लोग आएंगे महाराष्ट्र के पास समुद्री सीमा है अपना, महाराष्ट्र के पास। उसके बाद आप नीचे आएंगे गोवा के पास, गोवा के बाद आएंगे आप लोग कर्नाटक के पास समुद्री सीमा है, कर्नाटक के पास। कर्नाटक के बाद आप लोग आएंगे केरल के पास, इसके पास समुद्री सीमा है। केरल के बाद ऊपर आप केरल के दाएं जाएंगे तो आपको तमिलनाडु मिलेगा, तमिलनाडु के पास समुद्री सीमा है। उसके ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, उसके पास समुद्री सीमा है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो आप लोग को उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा के पास समुद्री सीमा है, उड़ीसा के पास समुद्री सीमा है। और उड़ीसा से और ऊपर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल के पास समुद्री सीमा। इस तरह से भारत के 9 राज्यों के पास समुद्री सीमा है। गिन लीजिए आप लोग, 4 5 9 हो गया, ठीक ना। तो 9 राज्यों के पास समुद्री सीमा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है? समुद्री सीमा। ये आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिए, समुद्री सीमा। जो आपको ना आए वो नोट कर लीजिए, जो आए वो मत नोट करिए। तो देखिए, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य की सबसे छोटी समुद्री तटरेखा है, तो गोवा की सबसे छोटी समुद्री सीमा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य देश कौन सा है? कनाडा के पास सबसे बड़ा तटरेखा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है कनाडा में, जिसके वजह से इसकी समुद्री जो तट सीमा है वो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक, उत्तरी अमेरिका का एक देश है। अगर आपसे पूछे कि कितने राज्यों के पास समुद्री सीमा है भारत के, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास समुद्री सीमा है। कौन कौन से हैं? समुद्री तट है तो देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास समुद्र तट है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? तो नेपोलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है नेपोलियन। तो नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। अब नेपोलियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आखिर नेपोलियन था कौन? तो नेपोलियन के बारे में देखेंगे, ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। कौन था? नेपोलियन एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपोलियन कौन था? एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे नेपोलियन के बारे में, अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन का जन्म कहां पे हुआ था, तो नेपोलियन के जन्म के बारे में बात करेंगे। जन्म लिखना चाहिए था, जन्म लिखा गया। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन का जन्म कहां पे हुआ था, तो ये इसका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पे। कोर्सिका द्वीप क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। वहां पे पूछा था कि इनमें से कौन सा द्वीप है जो नेपोलियन से संबंधित है। तो इसका जन्म कहां पे हुआ था? कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। जो कोर्सिका द्वीप है वो नेपोलियन से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका जन्म 1769 में हुआ था और कोर्सिका द्वीप पे हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का और किस नाम से जानते हैं? कि नेपोलियन का अगर आपसे पूछे कि इसका अन्य नाम क्या है नेपोलियन का, तो इसका अन्य नाम है, इसको मैन ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं। उसके बाद इसको ही बोलते हैं लिटिल कारपोरस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इसको ही लिटिल कारपोरल बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेपोलियन को ही मैन ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं, इसे लिटिल कारपोलर भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान के नेपोलियन के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग कि नादिर शाह अब्दाली जो था, भारत आया था, लूट करके सोना चांदी ले गया था। तो नादिर शाह
अब्दाली को भारत का ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो इतनी बातें नेपोलियन से याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का पराजय हुई थी। अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन था कौन आखिर, तो अगर आपसे पूछे नेपोलियन कौन था, तो आप लोग बताएंगे ये एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी था। अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन का जन्म कहां पे हुआ था, तो इसका जन्म कोर्सिका द्वीप पे 1769 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि नेपोलियन का अन्य नाम बताइए क्या है, तो इसका अन्य नाम मैन ऑफ डेस्टिनी है। नेपोलियन का अन्य नाम मैन ऑफ डेस्टिनी है। इसे लिटिल कारपोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल कारपोलर भी बोलते हैं। उसके अलावा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कह के संबोधित किया जाता है। उसके अलावा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह अब्दाली को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह अब्दाली को कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में हॉकी कब शामिल हुआ था। तो ओलंपिक में हॉकी शामिल होने की बात करें तो ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था। कौन से ओलंपिक में? एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था। और एम्स्टर्डम कहाँ पे पड़ता है? ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और ये 1928 का ओलंपिक हो रहा था और इसमें पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था। वो एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। अब ओलंपिक 2016 में रियो ब्राजील में हुआ था। अब पूछा जाता है कि फला सन में कहाँ पे ओलंपिक हुआ था या फिर होगा, तो 2020 में जो ओलंपिक था वो टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो जापान में हुआ था। और ये किस नंबर का था? ये 32 नंबर का था। अगर आपसे पूछे कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे पड़ता है? ये फ्रांस में। ठीक, फ्रांस में। और किस नंबर का ये ओलंपिक होगा, तो ये 33वें नंबर का ओलंपिक होगा। किसने नंबर का? 33 नंबर का। अगर आपसे पूछे कि 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है? लॉस एंजल्स के बारे में पूछिए कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे 2028 में ओलंपिक होगा और ये 34 नंबर का ओलंपिक होगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ओलंपिक के बारे में कुछ चीजें देखें तो इसका आयोजन कितने वर्षों पे होता है? ओलंपिक का आयोजन कितने वर्षों पे होता है, तो 4 वर्ष पे इसका आयोजन होता है। कितने वर्ष पे? 4 वर्ष पे आयोजन होता है। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, और ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक हैं। थॉमस बाक हैं ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। और इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो 1928 के ओलंपिक में, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में। और यहाँ पे पहली बार हॉकी को शामिल किया गया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 2020 में ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो टोक्यो जापान में 32 नंबर का था, ये हो गया था। हालांकि कोरोना की वजह से दूसरे सन में हुआ था, लेकिन वो माना जाएगा 2020 वाला ही ओलंपिक। अगर आपसे पूछे कि 2024 वाला ओलंपिक कब हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में होगा और 33 नंबर का ये ओलंपिक होगा। उसके अलावा अगर बात करें 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ पे है? अमेरिका में। ओलंपिक समिति की बात करें, अध्यक्ष कौन है, तो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पे होता है, तो 4 वर्ष पे होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करें तो ये इसका मकबरा है सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में इसका मकबरा है। और ये इस प्रश्न का आंसर है, यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे, नहीं तो सब मिल जाएगा तो आप लोग भूल जाएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये गोला दाग रहा था। सासाराम कहाँ पे पड़ता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बिहार में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि ये इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी शेरशाह सूरी की, तो कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कलिंजर में। वहां पे कलिंजर के किले के सामने ये गोला दाग रहा था और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। गोला दागने में वहां पे रिवर्स आ गया था, ऐसा कुछ बताया जाता है, तो इसकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, अगर आपसे पूछे शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था फरीद खां। फरीद खां। और बचपन में इसने एक शेर मारा था, तो इसके बाद इसका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो था ये सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य नहीं है ये सूर्य साम्राज्य का, अगर आपसे पूछे सूर्य साम्राज्य का ये एक संस्थापक था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी। ठीक,
तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके कुछ कार्य के बारे में, इसने किस चीजों का निर्माण करवाया, तो इसने जीटी रोड बनवाया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जीटी रोड का इसने निर्माण करवाया था। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे इसने डाक प्रथा शुरू की थी, भारत में डाक प्रथा शुरू किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेरशाह सूरी का मकबरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अगर पूछे तो कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी। और शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम फरीद खां था। क्या था इसका मूल नाम, फरीद खां था। बचपन में एक शेर मारा था तो उसके वजह से, उसके बाद से इसका नाम शेरशाह सूरी हो गया। सूर साम्राज्य का संस्थापक पूछे कौन है, तो शेरशाह सूरी भैया हैं सूर साम्राज्य के संस्थापक। अगर आपसे पूछे कि इसने किस चीज का निर्माण कराया था, तो जीटी रोड का इसने बनवाया था। और डाक प्रथा का प्रचलन भी इसी ने किया था, डाक प्रथा का भी प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था भारत में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ल्ड जियोग्राफी से है क्या, हाँ तो ये विश्व जियोग्राफी से है। तो यहाँ पे आप लोग इंडिकेट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से संबंधित हम लोग जियोग्राफी के बारे में, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होंगी आपके एग्जाम में। ठीक, तो ये देखिए अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। लेकिन यहीं पे प्रश्न ये खत्म नहीं होता है, तो इससे संबंधित हम लोग पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, तब जाकर के ये प्रश्न आपका खत्म होगा। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो इसे कंगारू का देश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारू का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। उसके अलावा इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों वर्षा कम होती है, अगर आप लोग पूछेंगे क्यों वर्षा कम होती है, क्योंकि इसके पूर्व में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है, उसके वजह से जो हवाएं हैं वो रोक लेता है और जो नमी युक्त हवाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ पाती है। और जब ऑस्ट्रेलिया में नमी युक्त हवाएं नहीं आ पाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा हो नहीं पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सूखा, ज्यादातर एरिया में सूखा रहता है और इसे कहते हैं प्यासी भूमि का देश, यानी कि यहाँ पे सूखा होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्को। क्या है, माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आप अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी का क्या नाम है, तो मर्रे एंड डर्लिंग नदी है। मर्रे एंड डर्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी। कौन सी नदी, मर्रे और डर्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की जो घास है, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे कौन से नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान। इसके अलावा अगर आपसे पूछे यहाँ पे सोने की खान है, कौन सी खान है, कालगुल्ली, यहाँ पे सोने की खान है कालगुल्ली एंड कुलगाड़ी की सोने की खान है। कालगुल्ली एंड कुलगाड़ी ये किस चीज की खान है, ये सोने की खान है। किस चीज की, सोने की खान है। ठीक, ये प्रसिद्ध खान है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सभी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछे कि विश्व का, रुक जाइए, अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताएंगे तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा, एशिया महाद्वीप। खैर प्रश्न में आया है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कंगारू का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी पूछी जाती है, कौन सी है, तो माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नदी का नाम मर्रे एंड डर्लिंग नदी है, ऑस्ट्रेलिया की फेमस नदी है। इसके बारे में पूछा जाता है कि मर्रे और डर्लिंग नदी किस महाद्वीप की नदी है, तो ऑस्ट्रेलिया की नदी है। इसके अलावा डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कालगुल्ली एंड कुलगाड़ी की ये सोने के लिए प्रसिद्ध खान है और ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और ये साइंस का प्रश्न है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएंगे कि चैडविक ने किया था। चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। किसने, चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी।
ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। किसने? थॉमसन ने। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड बताएंगे। किसने? रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नाभिक में धनावेश होता है, इसकी खोज किसने की थी? नाभिक जो है आपका, किसी भी एटम का जो नाभिक होता है, नाभिक पर धनावेश की खोज किसने की थी? तो नाभिक पे धनावेश की खोज किसने की थी? ये भी आपके रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे नाभिक आ गया है, तो अगर आपसे पूछे कि नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं, तो परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में पूछ ले, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके केमिस्ट्री से संबंधित थी। इसका हम लोग रिवीजन करेंगे कि अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसके अलावा भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, ये बात किसने बताई थी? तो रदरफोर्ड ने बताई थी। अगर आपसे पूछे कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाते हैं? नाभिक के बाहर चक्कर लगाने का काम, नाभिक के बाहर चक्कर लगाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग क्या किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में दो चीजों का, एक तो भारी जल का उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे, D2O भारी जल का फार्मूला है। और साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, साथ में इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट छड़ का भी उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट छड़ का भी उपयोग किया जाता है इसको मंदक के रूप में। अगर आपसे पूछे कि ये कार्य क्या करते हैं, जो मंदक इसमें उपयोग किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट की छड़, ये इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। आखिर ये कार्य क्या करते हैं? तो ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमी करते हैं, यानी कि कम करते हैं। ठीक, तो इसका कार्य होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति कम करना। ठीक, ये काम होता है, न्यूट्रॉन की गति कम करना, ये इसका काम होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु रिएक्टर में ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम में कौन सी रिएक्शन होता है, तो उसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अगर आपसे सूर्य में पूछे या फिर हाइड्रोजन बम में पूछे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसमें आप लोग बताएंगे कि उसमें होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है भारी जल का उपयोग, और D2O और फिर ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ये नाभिकीय मंदक का काम क्या होता है, तो मंदक का जो कार्य होता है, मंदक का यहाँ पे आप लोग इंडिकेट करेंगे, मंदक का कार्य क्या होता है? तो मंदक का काम न्यूट्रॉन की गति कम करना, ये मंदक का काम होता है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर के बारे में, तो यहाँ पे कैसी अभिक्रिया होती है? तो श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो, और अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप वहां पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ वहां पे पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान जो है
सरोद बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन है, अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन है, अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली महिला सरोद वादक का नाम बताइए, तो विश्व की पहली महिला सरोद वादक है सरन रानी। कौन है? सरन रानी। ये विश्व की पहली महिला सरोद वादक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था, अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि ये सरोद बजाने में निपुण था। किसमें? सरोद बजाने में निपुण था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कुछ चीजों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि जाकिर हुसैन क्या बजाते थे, तो जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तबला वादक थे। कौन? फेमस तबला वादक थे, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पन्नालाल घोष और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये दोनों कौन से बांसुरी बजाते थे, कौन से वाद्य यंत्र? बांसुरी बजाते थे, ठीक। ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो वो फिर से रिवीजन करेंगे कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अमजद अली खान सरोद बजाते थे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली महिला सरोद वादक कौन है, तो विश्व की पहली महिला सरोद वादक है सरन रानी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अकबर किस वाद्य यंत्र में निपुण था, तो ये प्रश्न अगर पूछे तो ये भी सरोद बजाने में निपुण था, सरोद बजाने में अकबर निपुण था। तो ये बात है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा ये सभी प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला से संबंधित है। उसके अलावा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष ये दोनों बांसुरी से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे तो वहां पे आप लोग को प्रश्न मिलता होगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले एनसीसी का पूर्ण रूप पूछा जाता है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो एनसीसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल कैडेट कोर होता है। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर होता है एनसीसी का पूर्ण रूप। अगर आपसे पूछे किसका स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में। अगर आपसे पूछे कि एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। देखिए एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेशनल कैडेट कोर इसका पूर्ण रूप है एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर इसका पूर्ण रूप है। अगर आपसे पूछे कि एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का कुचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे, किस नदी पे, तो वैराही नदी पे ये स्थित है। किस नदी पे? वैराही नदी पे कुचिकल जलप्रपात है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ जलप्रपातों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है वो जलप्रपात देखते हैं। जोग जलप्रपात या भी इसे ही बोलते हैं, जोग जलप्रपात को ही बोलते हैं, जोग जलप्रपात। और इसे ही गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, गरसोप्पा जलप्रपात भी इसे बोलते हैं। और इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात भी हो गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी इसी का नाम हो गया है। जब महात्मा गांधी, यहाँ पे ऑब्लिक देंगे, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके किस नदी पे स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। किस नदी पे? शरावती नदी पे स्थित है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में ये भी स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शरावती नदी पे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ जलप्रपातों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे स्थित, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका वो स्थित है आपका कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। उसके अलावा अगर बात कर ले, अगर आपसे पूछे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है,
धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पे स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ पे एमपी लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। और किस नदी पे बना हुआ है? तो वैराही नदी पे। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। अगर आपसे पूछे कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी पूछा जा सकता है, और इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया। कौन सा नाम? महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये किस राज्य में है? शरावती नदी पे बना हुआ कर्नाटक राज्य में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे बनाया गया है, कावेरी नदी पे। और धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बनाया गया। और किस राज्य में बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न से की ओर। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितने किलोमीटर है, तो देखिए चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर है। कितना? 3,85,000 किलोमीटर है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 3,85,000 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,85,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे कितने समय में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर कितने समय में पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1.3 सेकंड में पहुंचता है। कितने? 1.3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंचता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आ गए हैं क्लास में, तो हम लोग बृहद ज्वार और लघु ज्वार देख लेते हैं कि कब बनता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बृहद ज्वार और लघु ज्वार जो बनने का रीजन है वो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनता है। तो चलिए देख लेते हैं बृहद ज्वार कब होगा और लघु ज्वार कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग बृहद ज्वार के बारे में समझते हैं। तो बृहद ज्वार पृथ्वी पे कब आते हैं, तो समुद्र की लहरों के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार या भाटा कहते हैं। तो बृहद ज्वार कब आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि बृहद ज्वार कब आएंगे, जब सूर्य चंद्रमा एंड पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा एंड पृथ्वी दोनों सीधी रेखा में, कैसी रेखा में? तीनों सीधी रेखा में, तब बृहद ज्वार आता है। अगर आपसे पूछे कि लघु ज्वार की घटना कब होगी, लघु ज्वार की घटना, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जब सूर्य पृथ्वी एंड चंद्रमा समकोण पे हो। सूर्य पृथ्वी एंड चंद्रमा ये तीनों कैसे हो? समकोण पे हो। तब कौन सी ज्वार आएगा? तब आएगा आपका लघु ज्वार। ठीक, देख लेते हैं कैसे। देखिए समकोण का मतलब ये हो गया सीधी रेखा में, ये हो गया इस तरह से। तो ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, और ये आपका मून हो गया। ठीक, इधर से मून भी आकर्षण बल अपना लगाएगा, और इधर से सूर्य भी अपना आकर्षण बल लगाएगा। तो इस कंडीशन में जो ज्वार आएगा ये बृहद ज्वार होगा। कैसा ज्वार होगा? बृहद ज्वार। अगर आपसे पूछे कि लघु ज्वार कैसा आएगा, तो देखिए ये आपका सन हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये आपका चंद्रमा हो गया। तो यहाँ पे सन लिखेंगे, यहाँ पे अर्थ लिखेंगे, और ये आपका मून हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये सूर्य अपने ओर आकर्षण बल लगाएगा और पृथ्वी से ये आकर्षण बल। तो यहाँ पे संयुक्त जो आकर्षण बल होगा मून और सूर्य का जो संयुक्त आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा पृथ्वी पे, वो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जितना प्रभावी ये सीधी रेखा वाला है। इधर से ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो वहां पे खिंचाव ज्यादा हो जाएगा। ये संयुक्त रूप से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, जबकि समकोण पे लगता है तो ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे लघु ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार? लघु ज्वार आएगा। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिसे बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाए जाते, ठीक, इस वजह से यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाए जाते, इस वजह से इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक, वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो इतनी चीजें इंडिकेट कर लेंगे। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितने किलोमीटर है, तो 3,85,000 किलोमीटर। कितना? 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे कितने समय आता है, तो 1.3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आता है। अगर आपसे पूछे कि बृहद ज्वार की घटना कब होती है,
तो ये आप लोग ऑप्शन में मिलेगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सरल सीधी रेखा में हो, इस तरह से सीधी रेखा में, तब आएगा बृहद ज्वार। अगर आपसे पूछेगा लघु ज्वार कब आएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों समकोण पे हो, इस तरह का फिगर बने, तो आएगा कौन सा ज्वार, तो आएगा लघु ज्वार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं जीवाश्म ग्रह, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, इस वजह से इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। भारत में सोने की खान कौन सी है, तो भारत में सोने की खान कोलार है। कौन सा, कोलार जो सोने की खान है, ये भारत में सोने की खान है, जिसे आप लोग केजीएफ मूवी आप लोग देखे होंगे, केजीएफ, जिसे बोला जाता है कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोलार गोल्ड फील्ड, जहां पे रॉकी भाई का सोने का खान था, कहां पे, कर्नाटक में। ठीक, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक, केजीएफ मूवी आप लोग देखेंगे तो इसे ही बोला जाता है, ये भारत की सोने की खान है। ठीक, सोने की खान है। इसके अलावा भी कुछ सोने की खान है विश्व में, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे, अभी हमने थोड़े देर पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया के सोने की खान कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान कौन सी है, तो आप लोग को बताया कौन सी खान है, कालगुरली एंड कुलगाड़ी की खान है, कुलगाड़ी की खान, ये कुलगाड़ी की खान है। ये कहाँ पे किस लिए प्रसिद्ध है, ये खान प्रसिद्ध है किस लिए, सोने के लिए। किसके लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की सोने की खान है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सी सोने की खान है, तो जोहान्सबर्ग जो सोने की खान है, जोहान्सबर्ग में एक सोने की खान है, और ये सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में, और ये फेमस है सोने के लिए। ठीक, ये सोना के लिए प्रसिद्ध खान है, और इसे सोने की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग को दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक शुद्ध सोना, अगर आपसे सोने खरीदने जाएंगे तो शुद्ध सोना तो आपको मिलेगा नहीं, पहली बात है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि सबसे शुद्ध सोने का शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सोना उत्पादन करने वाला देश आपका कौन सा देश है, चीन है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक सोना उत्पादन चीन करता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का। अगर आपसे पूछे कि भारत में सोने की खान कौन सी है, तो कोलार गोल्ड फील्ड है, भारत की सोने की खान है, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कोलार गोल्ड खान कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान कौन सी है, तो कारगुल्ली एंड कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है। कारगुल्ली एंड कुलगाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान कौन सी है, तो जोहान्सबर्ग सोने की खान है, वहां पे इसे जोहान्सबर्ग को कहा जाता है स्वर्ण नगरी दक्षिण अफ्रीका में। उसके अलावा सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे शुद्ध सोना होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। अगला प्रश्न है, ये आधुनिक इतिहास से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सत्याग्रह वगैरह से प्रश्न, चाहे गांधी जी का हो, चाहे सरदार पटेल का हो, चाहे और किसी का सत्याग्रह हो, चाहे विनोबा भावे का, किसी का भी हो, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे की ज्यादा संभावना होती है। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार पटेल थे। कौन, सरदार पटेल थे बारदोली सत्याग्रह के नेता। अगर आपसे पूछे कि पटेली, सॉरी महान पुरुष हैं, तो सरदार पटेल इसके नेता थे। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में। यहाँ पे सरदार की उपाधि इन्हें किसने दिया था, बारदोली सत्याग्रह में ही इन्हें उपाधि दिया गया था, सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दिया। किसने, बारदोली यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने दिया था सरदार की उपाधि इन्हें, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक, और बारदोली सत्याग्रह के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी, बारदोली सत्याग्रह के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी। ये पूछा जाता है कि कौन सी जांच समिति बनाई गई थी बारदोली सत्याग्रह के लिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सवेल को आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। और ये मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी क्यों बनाई गई थी, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड
कमेटी ये बनाई गई थी बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सरदार पटेल के बारे में। तो यहाँ पे सरदार पटेल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये सरदार पटेल थे। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अभी गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। भारत के ये प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल थे। इसके अलावा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कराची अधिवेशन भी आप लोग देखना चाहते हैं, तो कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कराची अधिवेशन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। और ये अधिवेशन कब हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, सरदार पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह के नेता 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। और वहां पे बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, सरदार पटेल इन्हें कह के संबोधित किया। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि बारदोली सत्याग्रह के लिए जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी बोलते हैं। और ये कमेटी बनाई गई थी बारदोली सत्याग्रह के जांच के लिए। इसके अलावा कराची अधिवेशन पूछे तो 1931 में हुई थी। कब, 1931 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री थे आपके सरदार पटेल। और उसके अलावा प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो भारत के उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे, वो थे आपके सरदार पटेल। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न है। और वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे, जितने भी यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो जो माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में अवस्थित। कहाँ पे, ये कहाँ पे अवस्थित है, तंजानिया में, तंजानिया में। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं तंजानिया कंट्री कहाँ गई, अफ्रीका कंट्री है तंजानिया। लेकिन अगर बात कर लेते हैं अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर, अफ्रीका की अगर माउंट किलिमंजारो यहाँ पे है ना, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर जो है ये तंजानिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, तो 5859 किलोमीटर है, शायद 5895 मीटर है इसकी ऊंचाई। कितनी, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, इतनी बातें यहां से हो गई। अगर कुछ महाद्वीपों के बारे में देख लेते और वहां की ऊंची चोटी के बारे में। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, बच्चा जानता है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी भी है और एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। कौन सी चोटी, माउंट मैकिनले है। और ये किस देश में स्थित है, तो ये देश नहीं, एक प्रांत है अमेरिका का, उसका क्या नाम है, अलास्का, अलास्का में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंसन मैसेफ है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विंसन मैसेफ, विंसन, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, विंसन मैसेफ है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की, सॉरी अंटार्कटिका की। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, माउंट एल्ब्रूस है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, फिर भी लिख लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, मुझे पता है। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट कोसियुस्को है। क्या है, माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, माउंट कोसियुस्को। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमें लगता है कि सारे ऊंची चोटी, हाँ, दक्षिण अमेरिका बचा हुआ है। तो अगर यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट इंडीज पर्वत में स्थित है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, एकांकागुआ।
एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। एकांकागुआ एंडीज पर्वत में स्थित है, ठीक, एंडीज पर्वत में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी महाद्वीप थे, जितने भी महादेश थे और उनकी जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको हमने आपके सामने यहाँ पे रखा। तो 8वां प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से था और यहाँ पे हमने विश्व की जितनी भी आपके ज्यादा फेमस जो आपके महाद्वीप थी उनकी जो ऊंची चोटियां थी उनको हमने बताया। देखिए कह रहा है कि अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो ये स्थित है तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे पूछे कि माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है तो 5895 किलोमीटर इसकी ऊंचाई इन मीटर है, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो पर्वतों की ऊंचाई होती है वो हमेशा मीटर में मापी जाती है और जो समुद्र की गहराई होती है मीटर में मापी जाती है। नदियों की जो लंबाई होती है वो किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये स्थित काम अगर आपसे पूछे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है तो एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। एंडीज पर्वत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। उसके अलावा एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, अलास्का में स्थित है। अगर आपसे पूछे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंस ऑफ मैसेप है, ठीक, विंस ऑफ मैसेप, ठीक। किसके उत्सर्जन में अम्लीय वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। अम्लीय वर्षा से प्रश्न है तो देखिए किसके उत्सर्जन में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। तो यहां पे लिख लेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे क्या बोलते हैं NO2 और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। और इन दोनों की वजह से आप लोग फार्मूला भी याद रखेंगे और यहाँ पे रासायनिक नाम भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कुछ भी इसमें से। तो सल्फर ऑक्साइड और फिर जिसे SO2 बोलेंगे और इन दोनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा की वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, वनस्पतियां जो है अम्लीय वर्षा की वजह से वनस्पतियां, ठीक, वनस्पतियां जो है वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। अम्लीय वर्षा की वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं ये पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा की वजह से वनस्पतियां क्यों नष्ट हो जाती हैं? क्योंकि इसमें एक अम्ल पाया जाता है सल्फ्यूरिक, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा, अब अगर आपसे पूछे कि स्टोन कैंसर किस वजह से होता है? स्टोन कैंसर का मतलब होता है, स्टोन मतलब पत्थर और कैंसर में जानते हैं आप लोग क्षरण होता है शरीर का। तो स्टोन कैंसर किसे कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा को ही हम लोग स्टोन कैंसर किसके वजह से होता है तो ये पूछे तो अम्लीय वर्षा की वजह से स्टोन कैंसर होता है, यानी कि पत्थरों का क्षरण हो जाता है। ताजमहल दुष्प्रभावित होने का कारण भी अम्लीय वर्षा है। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए, ताजमहल का दुष्प्रभावित होना ये किस वर्षा के कारण होता है? ताजमहल का दुष्प्रभावित होना ये किस वर्षा के कारण होता है? तो ये भी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। किस वर्षा के कारण? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका एक बार रिवीजन करेंगे कि किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग लिखे, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 बोलते हैं, और इसके वजह से होता है अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा में वनस्पतियां नष्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके अलावा स्टोन कैंसर किसे कहते हैं? तो स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टोन कैंसर मतलब पत्थरों का क्षरण होना। उसके अलावा ताजमहल जैसे दुष्प्रभावित हो रहा है। दुष्प्रभावित का मतलब क्या कि ताजमहल जो है इसके अम्लीय वर्षा की वजह से दुष्प्रभावित हो रहा है। ताजमहल का जो रंग है वो थोड़ा सा डल हो जा रहा है, ठीक। तो ये किस वजह से होता है? तो वो अम्लीय वर्षा की वजह से होता है, ठीक। अगला प्रश्न कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में जो
अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग आर्गन, यहाँ पे फिलहाल कर ज्यादा ऑप्शन में आर्गन मिलता है, लेकिन आप लोग जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन कुछ भी मिलेगा अक्रिय गैस, तो वहां पे अक्रिय गैस का इसमें प्रयोग होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तो वहां पे आप लोग लगाएंगे। और यहाँ से प्रश्न कुछ देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि ताप दीप्ति बल्ब, ताप दीप्ति बल्ब आप लोग नहीं जानते होंगे अगर, तो आप लोग ट्यूबलाइट तो जानते होंगे, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में कौन सा गैस का प्रयोग, वही समझ लीजिए। तो इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जेनॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? जेनॉन एंड क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। अब जेनॉन एंड क्रिप्टॉन का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप गेस लगा सकते हैं कि जेनॉन और क्रिप्टॉन ये भी अक्रिय गैसें हैं, आर्गन गैस अभी अक्रिय गैसें हैं। तो इसमें जो है विद्युत बल्ब वगैरह में वो सभी मतलब अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसका फिलामेंट जले ना, जो उसमें टंगस्टन लगा होता है। तो ये भी पूछा जाता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस चीज का लगा होता है, फिलामेंट जो वो टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का? टंगस्टन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो इसका गलनांक भी जो है, इसका गलनांक जो है बहुत ऊंचा होता है, इसका गलनांक जो है वो उच्च होता है। अगर आपसे पूछे कि आखिर गलनांक होता कितना है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका गलनांक जो है 30,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस से 35,000, लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे तो मुर्गा बन जाता है घर में। तो इतना गलनांक से बल्ब जल रहा है, तो आप लोग सोच लीजिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इसका होगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विद्युत जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब वो कौन सी रासायनिक, वो कौन सा परिवर्तन करता है, तो विद्युत बल्ब जो है ये आपका विद्युत ऊर्जा को बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करता है किस ऊर्जा में, तो इसमें प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और थोड़ा सा हीट भी होता है, लेकिन जो अभी एलईडी वगैरह आते हैं वो ज्यादा हीट नहीं होते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा और कुछ हीट भी आप लोग मिल सकता है ऑप्शन में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और बल्ब वगैरह, टीवी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, जो भी उपकरण होते हैं घर में, बल्ब वगैरह, पंखा, ये सभी किस कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं, तो ये सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ताप दीप्ति बल्ब में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जेनॉन और क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? जेनॉन और क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फिलामेंट में, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन का बनाते हैं? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है। अगर आपको इसका गलनांक पूछे तो आप लोग बताएंगे 30,000 से लेके 35,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब में कौन सा परिवर्तन, तो ये विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया? कई हजार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वायुमंडल किस यंत्र से मापते हैं, तो वायुमंडल जो है बैरोमीटर से मापते हैं। किस मीटर से? बैरोमीटर से मापते। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिए। वायुमंडल किस मीटर से मापते हैं? बैरोमीटर से। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है, तो बार है। वायुमंडलीय दाब का मापने का मात्रक क्या है? बार। यहाँ पे ऑप्शन में BAR में मिल सकता है, BAR बार वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक होता है। अब कुछ यंत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक यंत्र से प्रश्न पूछा जाता है। साइंस पूछ रहा है अगर एग्जाम में, तो यंत्र से एक प्रश्न तो फंसा ही देगा। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि आर्द्रता किससे मापते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है इसको मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आर्द्रता को मापते हैं, आप लोग याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को मापते किस मीटर से? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गैसों का दाब किस मीटर से मापते हैं, गैसों का दाब मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो गैसों का दाब हम लोग मैनोमीटर से मापते हैं। किस मीटर से? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रक्त दाब किस यंत्र से मापते हैं, रक्त दाब किस यंत्र से मापते हैं, तो रक्त दाब हम लोग मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से। किस मीटर से? स्फिग्नोमैनोमीटर से कौन सा दाब मापते हैं,
तो रक्तदाब, जिसे ब्लड प्रेशर आप लोग बोलते हैं या फिर रक्तचाप भी बोला जाता है, और इसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछे कि जल का आपेक्षिक घनत्व हम लोग किस मीटर से मापते हैं, तो इसको मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर से, जबकि आर्द्रता मापे तो आपको पूछे तो हैग्रोमीटर से। किससे? हैग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी अंतर है दोनों में, एक हाइड्रोमीटर है और एक हाइग्रोमीटर है। ठीक, ये दोनों अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे। वायुमंडल दाब मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडल दाब मापने के लिए। और वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडल दाब मापने का मात्रक बार होता है। अगर आपसे पूछे कि आपेक्षिक घनत्व हम लोग किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। किस मीटर से? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। रक्तचाप हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने का काम करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो इनुइट लोग जो है वो आपके अलास्का क्षेत्र में पाए जाते हैं, साइबेरिया क्षेत्र में। कहाँ पे पाए जाते हैं? साइबेरिया के क्षेत्र में इनुइट लोग पाए जाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे पाए जाते हैं इनुइट लोग? ये साइबेरिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा कनाडा में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं। कहाँ पे? कनाडा में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और अलास्का तो आप भूलेंगे नहीं, अलास्का साइड भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वहीं कनाडा के पास में है, तो यहाँ पे इनुइट लोग पाए जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे साइबेरिया आ गया है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपसे पूछे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं किसे? बैकाल झील को। किसे कहते हैं? बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बैकाल झील से गहरी झील कोई नहीं है, और ये स्थित कहाँ पे? रूस में स्थित है। कहाँ पे? बैकाल झील यहाँ पे नोट करेंगे, ये रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछे कि टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, यहीं पे नोट करेंगे, क्योंकि यहीं पे इनुइट लोग अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप लोग बताएंगे कि टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश ऐसे प्रदेश को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि टुंड्रा प्रदेश का अर्थ बताइए, तो अगर आपसे पूछे कि टुंड्रा प्रदेश का अर्थ बताइए, तो टुंड्रा प्रदेश का अर्थ होता है बंजर जमीन। क्या होता है? इसका अर्थ होता है बंजर जमीन। ठीक, बंजर जमीन ये टुंड्रा प्रदेश का अर्थ होता है। और बात कर लेते हैं कि टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे वृक्षहीन जमीन होते हैं, वृक्षहीन भूमि, यहाँ पे वृक्षहीन वनस्पतियां नहीं होती हैं, उस भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, वृक्षहीन भूमि, लेकिन मैदान लिखेंगे तो आप लोग और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वृक्षहीन मैदान, मैदान का मतलब एक बहुत बड़ा एरिया। ठीक, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इनुइट लोग कई जगह, देखिए जैसे कि साइबेरिया के क्षेत्र में इनुइट लोग पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं, इसके अलावा कनाडा में भी इनुइट लोग पाए जाते हैं। उसके अलावा पर्ल ऑफ साइबेरिया इस रिलेटेड प्रश्न है। अगर कुछ रिलेटेड प्रश्नों की बात करें हम, तो अगर आपसे पूछे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, तो बैकाल झील को कहते हैं। बैकाल झील स्थित कहाँ पे है, तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बैकाल झील की विशेषता क्या है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश का अर्थ होता है बंजर जमीन। टुंड्रा प्रदेश का क्या अर्थ होता है? बंजर जमीन, जहां पे वृक्षहीन मैदान होते हैं, ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। अगला प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किए थे, ये आपके किए थे, कौन किए थे? न्यूटन ने किया था। न्यूटन बगीचे में बैठे थे पार्क में, सर पे सेब गिरा, इनको लगा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर काहे नहीं गया, और ये कर दिए गुरुत्वाकर्षण की खोज। ठीक, और परेशानी हम लोग की बढ़ गई,
यानी कि आप लोग की अगर आपसे पूछे, लेकिन चलिए छोड़िए बात छोड़िए, अगर आपसे पूछे कि इसका उल्लेख कहाँ पे किया था, हम लोग अपना प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की तो खोज की, लेकिन और इसका उल्लेख इसने कहाँ पे किया, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक? प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक ये न्यूटन महाराज का है, और इसमें इन्होंने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे कितना होता है, जो आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो प्रश्न पढ़ लेते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल की मान है वो 2 अड़ा हो गया। ओ नो, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पृथ्वी पे जितना होता है उसका 1/6 होता है कहाँ पे? चंद्रमा पे। ठीक, तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पे होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पे होता है, तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये किस ग्रह पे होता है, तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति ग्रह पे होता है। किस ग्रह पे? बृहस्पति ग्रह पे होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि अभी हमने बताया कि ज्वार एंड भाटा आने का कारण क्या होता है, तो यहां पे ज्वार एंड भाटा आने का कारण क्या होता है, तो ज्वार और भाटा आने का कारण होता है पृथ्वी पर यहां पे नोट करेंगे आप लोग, सूर्य एंड चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और इस वजह से आते हैं आप एक क्या रहेगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह, इस वजह से आते हैं ज्वार और भाटा। तो इसका रिवीजन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था, और इसने उल्लेख कहाँ पे किया? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ये अपना उल्लेख किए थे। इसके अलावा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश उसका जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसने दिया था, तो आप लोग न्यूटन नहीं बताएंगे, तो आप लोग बताएंगे कौन, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी पे जितना होता है उसका 1/6 होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पे होता है, तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति ग्रह पे होता है। इसके अलावा ज्वार और भाटा आने का कारण क्या होता है, तो पृथ्वी पे सूर्य एंड चंद्रमा का, यहाँ पे नोट करेंगे पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित, कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में, इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी एंड माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, या फिर आपसे पूछ ले कि क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो ये सभी ज्वालामुखी आपके कहाँ पे स्थित है, ये सभी ज्वालामुखी आपके इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? ये सभी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया की राजधानी बताइए क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है न्यू संतारा होने वाली थी, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। कौन सी राजधानी है? जकार्ता इसकी राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम बताइए, आपसे पूछे कि एजेंसी साचार, आपसे पूछे कि इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम बता दीजिए, तो इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम अंतरा, हाँ, इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का नाम है अंतरा। क्या है? अंतरा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बता दीजिए, राष्ट्रीय खेल क्या है इंडोनेशिया का, तो राष्ट्रीय खेल है इंडोनेशिया का बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बैडमिंटन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है।
तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी, सिनाबुंग ज्वालामुखी, क्राकातोआ ज्वालामुखी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है। उसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? अंतरा है इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है आधुनिक इतिहास से प्रश्न कि इंडोनेशिया फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो यहां पे आप लोग नोट करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी? क्योंकि ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ठीक है, और इन्हें ही और कौन से नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को? तो फ्रंटियर गांधी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसे इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और इन्हें ही मुस्लिम गांधी भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। मुस्लिम गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था? लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था? और लाल कुर्ती आंदोलन या फिर खुदाई खिदमतगार पूछ ले, किससे संबंधित था? खुदाई खिदमतगार ये किससे संबंधित था? तो ये सभी संबंधित है किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान से। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गफ्फार खान से। और इसका गठन कब हुआ था? लाल कुर्ती आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो 1930 से इसका शुरुआत हुआ था। कब से? 1930 से ये शुरू हुआ था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 1930 से शुरू हुआ था। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा मुस्लिम गांधी भी इन्हें कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार, ये किससे संबंधित है? तो ये दोनों खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किया था और 1930 में इसका गठन किया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है? तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल विभाजन से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन से प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन शुरू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर आपसे पूछे कि इस समय भारत में किसका शासन था, इस समय भारत में किसका शासन था, तो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था आंदोलन का नाम है, कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन अगर आपसे पूछे कि शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को। ये डेट इस वजह से डिटेल में बताया जाता है पूरा तारीख के साथ, ताकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब स्वदेशी आंदोलन के में एक ध्वज भी डिजाइन किया गया था और वो भी पूछा जाता है, उसका रंग भी पूछा जाता है। और स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत, ये पेट में भी पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्षक गीत दिया गया था, कौन सा शीर्षक गीत था? तो इसमें शीर्षक गीत था वंदे मातरम। कौन था? वंदे मातरम। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें शीर्षक गीत क्या था? वंदे मातरम था। एक फ्लैग डिजाइन भी किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उसका रंग था लाल हरा पीला। लाल हरा पीला उसका रंग था। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन, इसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता था। कौन सा आंदोलन? बंग भंग
आंदोलन भी इसे ही कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द हार्डिंग सेकंड ने किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। अगर आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन शुरू कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे किस समय शासन किसका था, तो करजन के समय में बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। और इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। और स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत क्या बनाया गया था, तो वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। और स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए जुड़िए। और सामान्य ज्ञान की आपको नॉलेज जो है वो मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। इसमें सभी तरह के प्रश्न पढ़े जाते हैं और यहाँ पे सारे प्रश्नों का रिवीजन होता है और साथ में आपको याद भी कराया जाता है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ इसका पा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। और फिर खुश रहना ज्यादा जरूरी है, खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती। धन्यवाद।